Hello everyone, welcome to Indeed Eyes. Today I'm going to discuss October magazine, October monthly magazine Polity। और ये पार्ट 3 होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लिया है, जिसमें से पार्ट 1 में मैंने 2 आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया है और पार्ट 2 में भी 2 आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया है। और आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सा आर्टिकल डिस्कस करना है। तो हमने पॉलिटी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से मैंने पार्ट वन में ये दोनों आर्टिकल डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, और पार्ट 2 में भी ये दोनों आर्टिकल डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। तो ये जो है हम लोग पार्ट 3 में आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला आर्टिकल, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी। तो ये न्यूज में क्यों है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड फॉर इंक्रीज्ड यूज ऑफ आईटी सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी ऑफ द सिटीजंस। तो ये है, ये तो आपको पता है, ये पॉलिटी में ही आता है, लेकिन आर्टिकल है 148, 149, 150 एंड 151 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में इसलिए है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको जरूरत है कि वो आईटी सिस्टम है और जो टेक्नोलॉजी है उसको, जो भी वो लोग ऑडिट और जो भी फाइल बनाने में या अकाउंट वगैरह जो करने में ना, वो टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और लिंकेज क्या है विद पब्लिक सर्विस डिलीवरी का। तो पहला, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज also called e-government are defined as service delivery within government as well as between government and the public using information and communication technologies। तो ये है क्या, ये जो डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस है उसको ई गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और ये जो डिफाइन किया जाता है कि कैसे सर्विस डिलीवरी होगा गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट एंड पब्लिक का ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये कैसे एक दूसरे से ना कनेक्टिविटी बैठेगा, और कैसे इसका जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज बढ़ेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, ट्रेडिशनली गवर्नमेंट सर्विस हैज बीन डिलीवर्ड इन पर्सन। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट सर्विस जो है ना वो डिलीवर किया जाता है पर्सन में, लेकिन बाय इंडिविजुअल डिपार्टमेंट इन डिफरेंट लोकेशंस एंड ऑफन यूजिंग पेपर फॉर्म से। अभी क्या है कि बहुत सारा काम जो है वो पेपर फॉर्म में या फाइल के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किया जाता है। तो कि कैसे इसको जो अभी ट्रेडिशनली जो होता चला आ रहा है, लेकिन अब क्या है, विद डिजिटल सर्विसेज गवर्नमेंट कैन डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू सिटीजंस एनी टाइम एनीवेयर एंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म और डिवाइस। लेकिन अभी बात हो रही है कि कैसे हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग पीपल से कनेक्टिविटी है ना, एनी टाइम एनीवेयर और किसी भी प्लेटफॉर्म और डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हो सके। जैसे कोई भी है कि पहले अगर जस्ट लाइक कि ये पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता था, या फिर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाना होता था, तो आपको वहाँ उनके जो गवर्नमेंट की जो जगह है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस, या फिर जहाँ उनका जो सर्विस सेंटर है, या कहीं भी आपको जाना पड़ता था, आपको वहीं पे आपको पेपर वर्क फिल करना पड़ता था, और उसके बाद वेट करना पड़ता था कि कैसे गवर्नमेंट कब आपको रिस्पॉन्स देगी, कब टाइम देगी, और कब आपको ये मिलेगा। लेकिन अभी अगर ये टेक्नोलॉजी का यूज हो जाता है, और बहुत हद तक अभी हो भी गया है बहुत सारी जगह पे, कि हम लोग घर बैठे ही बहुत सारे एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल कर लेते हैं, खुद से वेरीफाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो प्रक्रिया होता है वो लोग करके हमें मेल करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि कैग में भी ये सब बातें चल रही हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना चाहिए। और सिग्निफिकेंस क्या है, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ जाती है सर्विस डिलीवरी में तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो वो देखते हैं हम लोग। save time and money for the citizens as they need not travel to different government offices and stand in queues to get their work done। तो ये बोला जा रहा है क्या कि इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी सेव होगा और मनी भी सेव होगा, क्योंकि पहले अगर कोई भी काम करवाना होता था तो लंबे लंबे लाइन में लगना पड़ता था, या फिर है ना हमें वहां पे रह करके काम करवाना पड़ता था। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें इतना टाइम और मनी दोनों खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए एक वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई गई है, ई हस्ताक्षर सर्विस फैसिलिटेट इंस्टेंट ई साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बाय सिटीजन से। तो इससे क्या है ना, आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होके साइन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ई साइनिंग कर देंगे तो आप कहीं पे भी उसको आप अगर ऑनलाइन भी कोई काम करवा रहे हैं तो आप उसको पेस्ट करके
आप फिल कर सकते हैं। और increase the efficiency of government department as the digital record can be shared easily and maintained for later references। तो उससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट क्या है डॉक्यूमेंट को भी ऐसे आईटी सेक्टर से कनेक्ट कर देती है, तो वो लोग क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड जो है आपका इजीली शेयर हो पाएगा और मेंटेन कर सकते हैं ये लोग, कि बाद में भी अगर कभी सालों बाद भी जरूरत पड़े तो वो लोग के पास डेटा रहता रहेगा और वो इजीली आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। व्हीकल्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट रजिस्टर्स आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड इन वाहन प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये बोला जा रहा है कि जो व्हीकल्स का जो डाटा होता है, क्योंकि सालों साल अगर कोई कार बाई करते हैं तो उनको सालों साल तक उनको ईएमआई भरना पड़ता है, और उसके बाद अगर वो किसी और को बेचना चाहे या फिर उसी में रिमॉडल करवाना चाहे तो उनका सालों लग जाता है। तो उससे क्या होगा कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर रहेगा, और उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, वाहन प्लेटफॉर्म, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है। और तीसरा क्या है, एलिमिनेट द घोस्ट बेनिफिशियरीज एंड लीकेज larger extent as the digital record can be updated dynamically and the leakage can be traced बैक इजिली। तो अगर ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रहता है तो पहले क्या होता था, जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है या डॉक्यूमेंट है तो वो चोरी हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, अगर अगर रहता है, अगर आईटी सेक्टर या फिर इससे अगर हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बड़े बड़े जो फाइल होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल फाइल होते हैं जिसमें अकाउंट और डॉक्यूमेंट या फिर ऑडिट होता है, जो बड़े बड़े डिजिट का, तो वो क्या है ना, सिक्योर रहेगा और वो लीक नहीं हो पाएगा। The linking the Aadhaar card to the respective job cards of Manrega, lakhs of ghost beneficiaries were identified and removed। अब ये कह रहे हैं क्या कि जो आधार कार्ड, जो मनरेगा में जो काम मिलता है लोगों को, वो आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया गया है। तो उससे क्या हुआ कि जो मिडिल मैन है या बीच का जो घोस्ट है ना, वो लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वो हट भी गए हैं। जैसे ये एक आया है डीबीटी, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो उससे क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कि जितने भी गवर्नमेंट जो फंड एलोकेट करती है वो कॉमन पीपल्स को, तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो उससे क्या है कि मिडिल मैन हट गया है, और जो एक करप्शन होता था या फिर जो घोस्ट बेनिफिशियरीज थे जो बीच में ही अपना वो प्रॉफिट ले लेते थे और नॉर्मल पीपल या फार्मर्स है या कोई भी जो आम आदमी है उन तक नहीं पहुंच पाता था, तो अभी क्या है कि अब ये हट गया है। Increase the accountability and reduces corruption as the origin of initiator of a particular transaction can be traced back to the system from where it began। तो ये क्या है कि इससे एक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और करप्शन भी घटता है, कि अगर ये कहीं से करप्शन होता है तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ या इनिशिएटर कौन है, तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये कौन कर रहा है। द डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द सिटीजन इन द प्लेटफॉर्म enables them to understand rules and regulation better and even raise complaints on erring officers। तो अगर कोई जो ऑडिट है या कुछ भी है, तो अगर ये गाइडलाइन हो या फिर सारे जो सारे प्रोटोकॉल्स अगर लिखा होगा तो तो सारे लोग जो कॉमन पीपल भी है वो पढ़ करके इजीली समझ सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है। और अगर हम कोई किसी के साथ गलत हो जाता है तो उसमें जितने भी कंप्लेंट्स है उसका भी क्राइटेरिया दिया रहेगा कि कैसे हम कंप्लेंट्स कर सकते हैं और कहाँ पे हमें किसके पास रीच करना होगा, कहाँ कॉल करना होगा, कहाँ मेल करना होगा। तो इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। The combination of data harnessed from various sources, or this can be mined to design better public policies। और इससे क्या होगा कि बेटर पब्लिक पॉलिसीज बनता चला जाएगा। और ये लिंकिंग द पैन कार्ड एंड आधार कार्ड हेल्प द एक्सचेकर टू कलेक्ट डाटा ऑन पर्सन्स अर्निंग एबव ए थ्रेशोल्ड इनकम फॉर रिड्यूसिंग ब्लैक मनी, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन। अब ये है क्या, अभी सारे बैंकों में या फिर बहुत सारे जो भी हम अकाउंट बनवाते हैं, तो क्या है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को उसमें ऐड करवा दिया गया है। उससे क्या होगा कि जितने भी जो है ब्लैक मनी डिक्रीज हो जाएगा, और जो टैक्स देने से बचते थे कि किसका क्या इनकम है, और तो उन लोग का जो टैक्स बनता है तो वो लोग पहले जो ब्लैक मनी रखते थे या फिर टैक्स नहीं देते थे, तो अभी क्या है कि टैक्स कलेक्शन उससे इंक्रीज होगा और ब्लैक मनी डिक्रीज होगा। और देखते हैं क्या कि ये टेक्निकल चैलेंजेस क्या है इसमें। डिजिटल डिवाइड among the people where a majority of them are yet to get
accustomed to digital world and its application। अभी क्या है कि ये डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो नॉर्मल सेल फोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड नहीं यूज करते हैं, या बहुत सारे लोगों को डिजिटली अवेयर है, उनके पास नॉलेज है कि कैसे हमें क्या करना है, और बहुत सारे लोग को जैसे कि कोई भी ऐप चलाना नहीं आता है या फिर एप्लीकेशन यूज नहीं करने आता है। तो ये जो है ना वो डिवाइड है अभी। lack of a skilled workforce with the government which make it difficult for them to adapt technology at a major स्केल। तो अभी जैसे कि जो यंगर्स हैं तो वो तो बहुत इजीली मोबाइल चलाते हैं, या फिर सारे ऐप है जितने भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं, या फिर अगर नहीं भी आता है तो वो सीखते हैं। लेकिन जो हमारे एल्डर लोग हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो नॉर्मल फ़ोन रखते हैं, या बहुत सारे लोग जो इसमें अगर इन फ्यूचर पास्ट में उनके साथ कोई अगर करप्शन या कुछ ऐसे हो गया है, तो वो लोग डरते हैं कि जस्ट लाइक कि गूगल पे यूज़ करना, फ़ोन पे यूज़ करना, तो अगर किसी का पैसा कट गया है, तो वो लोग यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं। या फिर गवर्नमेंट अगर जो बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, तो बहुत सारे लोग हैं ना वैसे ही मनी इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन अकाउंट में नहीं जमा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। Cybersecurity threat, major concern at these scales, these services are also to handle important data of government and public। तो ये जो है ना कि जैसे अभी थ्रेट हो रहा है कि ओटीपी ले लेना, या फिर बहुत सारे जो अभी थ्रेट चल रहा है बैंक बैंक अकाउंट से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, या फिर आपके डॉक्यूमेंट चोरी हो जाना या अकाउंट हैक हो जाना। तो इस टाइप की जो साइबर थ्रेट है वो भी बनी हुई है। लैक ऑफ सफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो ऐसा है कि सारे स्टेट तो एक जैसे डेवलप नहीं है, बहुत स्टेट जो है वो ज़्यादा डेवलप है, कुछ स्टेट कम डेवलप है, और कुछ स्टेट में भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उतनी डेवलप नहीं है। तो जहाँ पे जो बहुत अच्छे से पूरा जो डिजिटली यूज़ होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, या हर जगह आपका इंटरनेट अच्छे से रन नहीं कर रहा है, कहीं-कहीं जगह पे बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं आता है, बिल्कुल भी आपका वाई-फाई छोड़िए, नॉर्मल जो फ़ोन का है वो भी नेटवर्क नहीं आता है, तो वैसे लोग हैं ना वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं या और कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ इंटेरोपरेबिलिटी इन मोस्ट सर्विसेज मेक देम वर्क इन आइसोलेशन रेदर देन ए कलेक्टिव नेटवर्क। तो बहुत सारे क्या है कि वो लोग है ना अकेले में काम करना चाहते हैं, वो लोग कनेक्टिविटी बैठाना ही नहीं चाहते हैं, तो कलेक्टिव नेटवर्क नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी एक जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। enhancing the digital literacy among the population and highlighting its advantage in the society। और तो क्या है कि सारे सोसाइटी में भी आपके पॉपुलेशन को ना अवेयर करना होगा, या फिर डिजिटल लिटरेसी देना होगा कि कैसे किस चीज़ का ऐप हो गया, या कोई भी खाता खुलवाना है, या कोई भी जो डिजिटली नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमें उन सबको अवेयर करवाना होगा, और जो लिटरेसी और लिटरेट करना होगा कि कैसे वो लोग लर्न कर पाए और स्किलफुल हो पाए। क्रिएट ए स्किल्ड वर्कफोर्स और थ्रू वेरियस स्किलिंग प्रोग्राम इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। और जिस तरह से हमें अभी क्या है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, या फिर जो चैट जीपीटी है, या बहुत सारे ऐप आ गए हैं, और डेटा साइंसेस, तो ये सारी चीज़ों में भी ना हमें थोड़ा थोड़ा स्किलफुल रहना है कि कैसे इसका वर्क होता है, कि कैसे हम लोग लर्न कर पाएंगे, या बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं, तो हमें वो सारा कुछ उसमें लिटरेट होने की ज़रूरत है। लीगल फ्रेमवर्क टू इन्हांस द डाटा प्रोटेक्शन विद इन द कंट्री। अभी क्या है कि जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, या फिर तो उसी तरह से वो साइबर थ्रेट भी बढ़ रहा है। अभी एक न्यू टर्म है डीप फेक, तो उससे क्या है कि उससे लोगों पीपल का मिसयूज भी हो रहा है, और ये जो आइडेंटिटी थ्रेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों से भी है ना प्रोटेक्शन लाने की बहुत ज़रूरत है हमारे कंट्री पे। और इन्हांसिंग द साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा कि लोगों का ये जो सिक्योरिटी है वो बना रहे, कि वो लोग कितने भी डिजिटली स्ट्रांग हो जाए, लेकिन तो सिक्योरिटी उनकी बनी रहे। improving the digital infrastructure and enhancing the interoperability of the service to widen the scope of services। तो अभी क्या है कि ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना होगा, और ये जो इंटेरोपेरेबिलिटी है उसकी सर्विस को भी बहुत ज़्यादा वाइडन करना होगा, ताकि सारे लोग कनेक्ट हो पाए, और इसका जो है डिजिटली हम लोग इम्प्रूव करें, या डिजिटली ज़्यादा हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकें। कि बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ऑनलाइन ही आप सारा कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। पहले हमें बैंक में जाना पड़ता था, या फिर ज़्यादा अमाउंट है तो उसके लिए आरटीजीएस करना पड़ता था, निफ्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी है कि आप है ना घर बैठे ही मेजर अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे।
तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। और ये न्यूज में क्यों है ये देखते हैं। रिसेंट फाइंडिंग सजेस्ट दैट द पेंडेंसी इन द कंज्यूमर कमीशन हैज शोन ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 5.55 लाख इन दिसंबर 2022 टू 5.45 लाख इन सितंबर 2023। अब ये देखते हैं क्या कि व्हाट इज अ कंज्यूमर। Under the Consumer Protection Act 2019, a consumer is a person who buys any good or avails a service। तो कोई भी ऐसा वो पीपल है जो आप गुड्स बाई करते हैं या सर्विस लेते हैं तो उनको कंज्यूमर बोलते हैं। फॉर ए कंसिडरेशन which has been paid or promised of partly paid and partly promised under any scheme of deferred payment है। तो वैसे जो कोई भी गुड्स लेते हैं या सर्विस लेते हैं और उसको पेड करते हैं या फिर सर्विस लेते हैं तो पार्टली पेड करते हैं या फिर प्रॉमिस करते हैं कि जैसे बहुत सारी छूट होती है ना कि हम अगला और लेंगे सर्विस, तो ये सारे जो है ना कंज्यूमर इनको बोला जाता है। और ये अप्लाई होता है दोनों पे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो अभी बहुत सारे जैसे कि ऐप चल गए हैं जो आप हम बहुत सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं या बहुत सारी ऑफलाइन खरीदते हैं, या इसमें ये बोला जा रहा है कि पार्टली प्रोमिस्ड एंड ये पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड का क्या मतलब, जैसे कि बहुत सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं और उसमें जो हर महीने का एक रहता है कि जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग ऐप खरीदते हैं या बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आता है कि हम मंथली आप है ना अपना कार्ड का डिटेल्स उसमें सबमिट कर दीजिए और ऑटो डिडक्शन हो जाएगा, आपका खुद से पैसा कटते रहेगा। तो वो आपने क्या किया, वो आपने प्रॉमिस कर लिया कि हम ये ऐप ले रहे हैं, हर महीने हमारा इसमें से पैसा कटते जाएगा और हम ये सर्विस लेते जाएंगे। और ये ऑफलाइन के लिए भी है ऑनलाइन के लिए भी है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाई टेलीशॉपिंग हो गया, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग उनके लिए होता है। ये टेलीशॉपिंग में जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे वेबसाइट है, हम उससे भी शॉपिंग करते हैं। और ये जो है डायरेक्ट सेलिंग में जैसे कि मॉल में गए हमने एक और मॉल में गए और मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है उसमें। तो जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग हो गया या मल्टी लेवल का, तो मॉल वाले भी हमें क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग एक कार्ड बनवाते हैं कि कार्ड से क्या होता है कि हम उसमें पेमेंट कर लेते हैं और उसमें हम जब भी जाएं तो जब हम लोग शॉपिंग करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो वो ऑटो या फिर उस कार्ड से हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं। तब और आगे देखते हैं, हाउ एवर एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स एवल सर्विस फॉर रीसेल कमर्शियल पर्पसेज इज नॉट ट्रीटेड एज ए कंज्यूमर एंड इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सीपीए 2019। और ये जो है ना जो रीसेल करते हैं, जो एक बार तो खरीद लिया लेकिन अगर हम लोग उसको दोबारा हम कहीं बेचने जाते हैं या फिर है ना किसी से सेकंड हैंड हम कुछ खरीदते हैं तो वो क्या है, आपको सीपीए 2019 में नहीं आता है। अब देखते हैं क्या कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया लाने की, ये जो एक्ट आया है उसकी। तो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, देयर हैज बीन ए इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट डिटेक्टिव प्रोडक्ट इन द मार्केट। और ये जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है मार्केट में, सीपीए थ्रू इट्स कंप्लायंस मैकेनिज्म एंड रूल एनकरेजेस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये इसलिए है कि जैसे बहुत सारा सप्लाई होता है तो अगर कोई कंपनी से वेरीफाइड है या सर्टिफाइड है या फिर जो ट्रेडमार्क सर्टिफाइड है तो वो तो होता ही है प्रोडक्ट, लेकिन बहुत सारे जो उसी का नाम लेके विदाउट ट्रेडमार्क का या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो रन करते हैं, तो उसके लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया लाया गया है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, चेकिंग माल प्रैक्टिसेस, जो करता है प्रिवेंट एंड कॉम्बैट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड कीप ए चेक ऑन प्रैक्टिसेस दैट मैनिपुलेट मार्केट प्राइसेस। अब क्या है कि इसका काम क्या है कि चेक करते रहना कि जो जो एक जो प्राइस है ना आपको गवर्नमेंट या फिर जो आपका जो जो लोग सेल करते हैं उनके थ्रू जो रखा गया है, मार्केट में वही प्राइस रन कर रहा है या नहीं। या फिर बहुत सारे होते हैं क्या कि किसी का फॉर एग्जाम्पल 150 है या 150 प्राइस इसका लिखा गया है लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में आपको ज्यादा दाम पे बेचा जा रहा है, या फिर एक होर्डिंग लगा दिया गया कि आप है ना एक आप है ना कम 150 इसका दाम है तो आप 100 रुपया ही दीजिए और इसके जगह पे आप 3 लेके जाइए कोई भी प्रोडक्ट। तो उस चक्कर में क्या होता है कि अगर एक तो वो आपको ओरिजिनल दे देंगे, दूसरा तीसरा आपको है ना डुप्लीकेट दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ये एक माल प्रैक्टिसेस का चेकिंग किया जाता है। और दूसरा, फॉर इंस्टांस सम ड्रग मैन्युफैक्चरर्स चार्ज हाई प्रीमियम्स ऑन इसेंशियल मेडिसिन नेगेटिवली अफेक्टिंग द कंज्यूमर्स। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें जो हैं, अगर कोरोना के टाइम में जो हो गया था कि सैनिटाइजर हो गया या मास्क हो गया, तो उसके जो रेट है वो समटाइम्स है ना 100% इंक्रीज कर गया था कि जितना अगर मान लेते हैं कि उसका 150 चार्ज है तो वो लोग 500 600, या जो मास्क जो अभी नॉर्मली 10 रुपया में मिलता है या उस समय जो 100 रुपीज का है लेकिन वो 500 600 ऐसे चार्ज कर रहे थे। तो उससे क्या होता है कि कंज्यूमर पे बैड इफेक्ट पड़ता है।
Some pharmaceutical companies misuse their patent right to exploit consumers. अभी क्या है, जैसे कोई मेडिसिन है तो उसको हर 20 इयर्स पे आपको एक ट्रेडमार्क लेना पड़ता है कि वो सर्टिफाई है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं उसी में के केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके और वो फिर से ट्रेडमार्क ले लेते हैं कि ये जैसे वो दिखाते हैं क्या कि हमने मेडिसिन चेंज कर दिया है या फिर ये अब ये दूसरा है, ताकि वो सेम ही मेडिसिन है ना वो सालों साल तक चला सके। अब क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मेनी बिजनेस purposefully deceive consumer by presenting deceptive false advertisement, giving consumer an इनकरेक्ट और पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट का है ना वो लोग ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं हाइपोथेटिकल टाइप कि अगर आप यूज करेंगे तो इस टाइप का हो जाएगा, आप है ना एकदम टोटली चेंज हो जाएंगे या फिर ये चीज ऐसा हो जाएगा। तो वो ना मिसगाइड करते हैं और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, thus violating the consumer rights to know about what they are buying। तो उससे क्या होता है कि जो चीज वो पर्पसफुली ले रहे हैं तो उनको भी एक फॉल्स परसेप्शन डेवलप करवा देते हैं कि आप है ना इससे आपको जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा राइट टू नो है, हर कंज्यूमर का जो राइट है उसको वायलेट करते हैं वो लोग। अभी देखते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल क्या है। To provide effective redressal mechanism for consumers and address complaint in cases such as the sale of adulterated products and simultaneously hold the business accountable। वो क्या करते हैं कि adulterated product होता है जो बहुत सारे एनिमल्स पे यूज किया हुआ या फिर उसमें जो है ना कि नॉन वेजिटेरियन या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं अडल्टरेटेड प्रोडक्ट। और फिर वो एक तो दावा करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन कि हम अकाउंटेबल है, सारी चीजें दिखा रहे हैं, सब में मेंशन है, लेकिन वो सारी चीजें जो उसमें होती हैं वो मेंशन नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो ग्रीवांस रिड्रेसल भी करते हैं हमारे साथ या फिर जितने भी कंज्यूमर है उनके साथ। Economic growth and competitiveness. Consumer protection contributes to dynamic and effective market for business to grow। तो ये इसलिए लाया गया है कि अगर सारी चीजें हैं ना हमारे आंख के सामने और किस चीज कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो कितना कंपोजिशन है, क्या क्या ऐड किया गया हुआ है और क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं, तो उससे क्या होता है दूसरे जो सेम ही प्रोडक्ट के दूसरे कंपनी है उनके लिए क्या होता है कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप होता है। अब इसमें मेजर्स क्या क्या पहले हम लोग देखते हैं। रिजल्टेंट कंज्यूमर डिमांड इन टर्न ड्राइव्स इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फेयर प्राइसेस एंड गुड क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये क्या है कि कंज्यूमर्स कि ये जो डिमांड है कि उसमें ना इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट का है ना बहुत हाई चार्ज होता है और ये जो क्वालिटी भी उतनी होती नहीं है लेकिन उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या है उसके प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है और एक फेयर चार्ज रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ है, कोई भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे काम आती है तो उसका ना मिनिमम चार्ज रखना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। और इसके लिए देखते हैं कि मेजर्स क्या क्या लिया गया है। मेजर्स टेकन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो पहला क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में आया है। तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जिसका काम है रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इनका काम है कि ये रेगुलेट करना कि कोई जो भी ये कंज्यूमर्स जो डील कर रहे हैं या जो बिजनेसमैन है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसका जो ट्रेड है वो अच्छे से होना चाहिए और किसी भी कंज्यूमर का राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। दूसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिडिक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसमें ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल्स 2021 जो प्रोवाइड करता है सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। सीपीए 2019 envisage three-tier quasi-judicial machinery at national, state and district level। तो थ्री टायर कहने का क्या मतलब, थ्री टायर कहने का मतलब जो नेशनल है नेशनल लेवल पे होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो इसी को थ्री टायर कहते हैं। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसका काम है क्या कि कोई भी जो कंज्यूमर से या कोई भी जो काम हो रहा है वो स्पीडी तरीके से या फिर जल्दी से जल्दी करवाना, इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। जो कंज्यूमर जो है ना ये जो डिस्प्यूट चल रहा है तो वो उतना खर्चा ना हो या फिर जल्दी से जल्दी कोई वो लोग रिड्रेस है तो उसको जल्दी से जल्दी कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है या डिस्प्यूट होता है तो वो जल्दी से जल्दी उन लोग को एड्रेस करे और जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करें। और कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट देखते हैं कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट क्या है। इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरा इन द कंट्री। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द बैकड्रॉप ऑफ सीपीए 1986। और
ये जो है कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरा, तो ये जो बनाया गया है कि हर चीज का एक डिटेल होगा कंप्यूटराइजेशन, और ये इसको किसके बेसिस पे बनाया है, सीपीए 1986 में जो बना था उसी के बेसिस पे। और इट एम्स टू improve operational efficiency, coordination, accessibility, speed in judicial administration, and to set information communication technology infrastructure at the Consumer Redressal Commission all over the India. अब इनका काम क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, ये एफिशिएंसी डेवलप करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन, एक्सेसिबिलिटी, और ताकि ये बहुत सारे लोग जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ सके, और ये चाहते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये फैले ताकि इफेक्टिवली ये जो है ना काम कर सके। अब चौथा देखते हैं, integrated grievance address mechanism in gram portal, तो it was developed under the aegis of department of consumer affair। इसका काम क्या है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ये क्या करता है, ये अवेयरनेस प्रोवाइड करवाता है, एडवाइस देता है, और रिड्रेस कंज्यूमर ग्रीवांसेस एंड एक्ट एज ए सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर लॉगिंग कंज्यूमर ग्रीवांसेस। तो इसका काम क्या है, ये अवेयर करता है कंज्यूमर्स को, एडवाइस देता है कि आप ऐसा कोई भी मतलब कि कैसे आप थ्रेड से बच सकते हैं, कैसे आप कंज्यूमर, कौन सा आपका प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनका कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए करने का ये काम करते हैं। और ये सेंट्रल रजिस्ट्री है जो सेंटर से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। और इसके बाद है ई दाखिल पोर्टल, तो ई दाखिल पोर्टल क्या है, ये प्रोवाइड करता है हैसल फ्री, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी टू कंज्यूमर अराउंड द कंट्री टू कन्वीनियंटली अप्रोच द रेलेवेंट कंज्यूमर फोरम, डिस्पेंसिंग द नीड टू ट्रेवल एंड बी फिजिकली प्रेजेंट। ये करता है क्या कि इससे ना हैशल फ्री, अगर आपको कोई कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत आता है तो वो ई दाखिल पोर्टल पे हैसल फ्री या फिर तेजी से तेजी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करवा सकते हैं। और जो इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी है कंज्यूमर के लिए, आप उसको भी चेक करवा सकते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है या फिर कम पैसे में ही हम अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर ले। और उसके लिए क्या है, आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपको ट्रेवल करके जाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये आपका ना सिर्फ जो ऑनलाइन के माध्यम से और जो टेक्नोलॉजी है डिजिटली ही आप इसको टैकल कर सकते हैं। अब देखते हैं सर्टिफिकेशन मार्कर क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड सेंसिटाइज कंज्यूमर रिगार्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसका काम है प्रोटेक्ट करना और सेंसिटाइज करना, मतलब कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं ताकि ये प्रोटेक्शन में रहे, और जो कंज्यूमर इसको जो भी प्रोडक्ट लेते हैं ना तो वो आपको पता रहे और आप कॉन्फिडेंट रहे कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सही है, और जो हमने जिस काम के लिए लिया है, जस्ट लाइक कि मेडिसिन लेते हैं या फिर हम लोग कुछ घर का राशन पानी लेते हैं या फिर मसाला लेते हैं, तो उसमें ना सारी चीजें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या कंपोजिशन है, तो वो सब कुछ मेंशन होता है। तो इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर्स है ना वो अवेयर रहते हैं कि हाँ हमने इस पर्पज के लिए ये प्रोडक्ट लिया है तो ये बिल्कुल सेफ है, और इसका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी अच्छा है। अब देखते हैं ये जो क्वालिटी है वो कैसे पता चलता है कि इसकी क्वालिटी कैसे और कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन बनाया गया है और वो मार्क करते हैं कि अगर इस चीज से ये सर्टिफाइड है तो ये डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है वो सही है एंड ऑथेंटिकेट है। तो सर्टिफिकेशन मार्क ऑन ए कंज्यूमर प्रोडक्ट आर यूजुअली कॉल्ड ए मार्क ऑफ वैलिडिटी or an assurance of the fact that the manufacturer has tested the product and has ensured that it meets the given quality standard। तो ये कहते हैं क्या कि ये जो सर्टिफाइड तभी होता है जब एक जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जो इसका क्राइटेरिया है और जो इसका स्टैंडर्ड है क्वालिटी स्टैंडर्ड का, वो फुलफिल करता है, तभी है ना इसको सर्टिफाइड किया जाता है। और Bureau of Indian Standard (BIS), which comes under the aegis of International Organization for स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स है तो उससे ना आईएसओ का मार्क होता है, और गिवन ऑल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट पे देखते होंगे कि कोई सा भी प्रोडक्ट होता है, जैसे कि खाने के प्रोडक्ट हो या फिर जो भी यूज करते हैं, या फिर जो हमारे घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, या फिर जो भी मसाला है, या फिर हमारे घर में छोटी से छोटी चीजें, देयर इज ऑल ओवर अराउंड द सो मेनी प्रोडक्ट्स विच वी यूज इन आवर डेली बेसिस। तो उससे क्या है ना, वो सब आईएसओ से सर्टिफाइड होता है। और अगर कुछ भी अभी देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है और वो किससे सर्टिफाइड होता है।
आइकन ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क एंड नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन मार्क और डिटेल्स कि कौन किससे सर्टिफाइड होता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि अगर आईएसआई मार्क है तो इशूड बाय बीआईएस फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किचन अप्लायंसेस ईटीसी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए, टीवी, एसी, फ्रिज एंड एक्सेट्रा, और जो किचन के अप्लायंसेस हो गए, तो उन सब में आईएसआई मार्क लगता है। अब देखते हैं एग मार्क क्या है। issued by Directorate of Marketing and Inspection DMI, Department of Agriculture, for agricultural commodities and livestock product। तो उनके लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग एनिमल, जो भी चिकन हो गया या फिर गोट है या फिर जो लोग या काऊ है जो देख रेख करते हैं, और उनके जो यूज में जो भी प्रोडक्ट लगता है वो एग मार्क, जो उसको एग मार्क से सर्टिफाइड होता है। अब ये देखते हैं बीआईएस हॉलमार्क इशूड बाय बीआईएस फॉर गोल्ड ज्वेलरी। तो ये जो गोल्ड बीआईएस मार्क जो हॉलमार्क होता है उसको कहते हैं। तो जो भी हम लोग गोल्ड लेते हैं या गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं तो उस पे ये हॉलमार्क लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये 18 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, और या फिर 24 कैरेट है। तो अगर कोई भी गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो उस पे पता होता है कि ये 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, या फिर 24 कैरेट से ये प्यूरिफाई है। तो इसका हॉलमार्क से हमें गोल्ड ज्वेलरी का प्यूरिफिकेशन का पता लगता है। अब देखते हैं वुल मार्क क्या है। सिग्निफाइज 100% प्योर वुल। तो ये वुल मार्क लगता है, जैसे हम लोग बहुत सारे जो विंटर क्लॉथ्स लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये 100% प्योर वुल है, या फिर ये ब्लेंडेड है कि इसमें 80% वुल है, 20% सम अदर थिंग्स आर मिक्स्ड। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब क्या है इको मार्क क्या है। इशूड बाय बीआईएस फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है उसको जो इको मार्क से सर्टिफाइड होता है। अब देखते हैं एफपीओ मार्क क्या है। इशूड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, फॉर फूड प्रोडक्ट। तो जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उस वो एफपीओ मार्क होता है। और देखते हैं इंडिया ऑर्गेनिक इशूड बाय एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड प्रोडक्ट। अब जितने भी प्रोसेस्ड है, जो मतलब कि जो बना के रेडी टू ईट के नाम से जितनी सारी प्रोडक्ट आती हैं, जैसे कि उपमा, राजमा एंड सो मेनी थिंग्स है जो बना हुआ है, जिसको आपको लाना है और बनाना है, तो ये सारी चीजें ना इंडिया ऑर्गेनिक से सर्टिफाइड होती हैं। लेकिन इसमें भी चैलेंजेस हैं, तो देखते हैं चैलेंजेस क्या है। Challenges associated with consumer protection in India, तो pendency in cases, or despite the decreasing trend, the absolute number of pending cases at both the state and national level is huge। अभी क्या है, इसके रेट में तो डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इसका जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ना बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। इट रिजल्ट इन लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स एंड डिले इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो उसकी वजह से ना बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है, और ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी बहुत देरी हो जाती है। और वैकेंसीज इन इंस्टीट्यूशन, और देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर इन कंज्यूमर फोरम, और जिसका एग्जाम्पल है पुणे, दिल्ली, ईटीसी, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन एड्रेसिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो क्या है कि एक तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वैकेंसीज है, मतलब कि जितने लोग हमें चाहिए उतने नहीं है, तो उसके वजह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आ रही है और मैन पावर भी कम है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे तो लोग ही नहीं है, और लोग नहीं है, काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इनका जो बहुत सारे कंप्लेंट्स है वो भी बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ रहा है। और issue of clarity vis-a-vis rules and power. There is a lack of clarity regarding Central Consumer Protection Authority (CCPA) role related to investigation and inquiries and search and seizure function। तो अभी क्या है कि किसका क्या रोल है उसी में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और स्कोप ऑफ सीसीपीए पावर इन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन लीडिंग टू प्रोडक्ट रिकॉल और पेनलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर इज अनक्लियर। तो अभी क्या है कि जो भी रोल, एक तो रोल ही क्लियर नहीं है, दूसरा कि ये जो प्रोडक्ट है अभी कौन क्या सर्च करेगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कहाँ पे किसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कौन उसको डिटेक्ट करेगा और कौन रिजॉल्व करेगा, तो ये सारी चीजों की भी कमी है। अब राइट वर्सेस ड्यूटीज। अब realization of consumer responsibility towards ensuring the protection of their own interest along with the development of conscious consumerism is the essence of consumer protection. However, CPA does not lay down consumer duties responsibilities exclusively। अभी क्या है राइट वर्सेस ड्यूटी, तो एक तो इनको खुद का काम का भी क्लैरिटी नहीं है, दूसरा और जो कंज्यूमर के प्रति इनका जो ड्यूटीज है वो भी ये लोग अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं।
तो उसके वजह से क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, जो जितना इसेंसफुली उनका जो कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं इसमें वे फॉरवर्ड क्या है। एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट शुड कोलेबरेट विद मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप एडवर्टाइजिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर रेगुलेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन एडवर्टाइजमेंट। कि आप जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, और गवर्नमेंट को जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन सबके साथ मिल करके एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाना चाहिए, और जो आम लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। Safety and quality. National standard and regulation for product safety and quality should be reviewed regularly to ensure conformity with the इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और ये देखना चाहिए जो यहाँ में इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे एक तो कंपैरिजन होना चाहिए, और साथ के साथ इसका रेगुलरली सेफ्टी एंड जो क्वालिटी कैसा बन रहा है ना उसका जो रिव्यू होना चाहिए रेगुलरली। तभी क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें इन्हांसमेंट होगा उनकी क्वालिटी में, और ज्यादा वो ड्यूरेबल भी होगा। और अवेयरनेस, तो एज सेफ फॉर सेफ गार्डिंग द वेलबींग एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर थ्रू एजुकेशन, मोबिलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो अवेयर भी होना चाहिए ये जो कंज्यूमर है, जो एजुकेशन के माध्यम से, मोबिलाइजेशन के माध्यम से एंड रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि सारी चीजें ना आपके सामने हो, कि आप देख के अवेयर हो कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हमारे सही के लिए है या नहीं। Government in collaboration with NGO should publish periodicals to impart knowledge about consumer problems, legal reporting, redressal measures and organize awareness campaign जिसको जागो ग्राहक जागो। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट को ना एनजीओ के साथ मिलके या जितने भी जो लोकल वेंडर्स हैं उनके साथ मिलके एक नॉलेज का वो करना चाहिए, नॉलेज स्प्रेड करवाना चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर का प्रॉब्लम्स है वो सब टैकल हो पाए और लोग है ना जागरूक हो पाए। उसी के लिए एक स्लोगन भी चला है, जागो ग्राहक जागो। तो ताकि आप अपने राइट्स और अपने पॉलिसीज जो आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, या फिर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया में जो मेंशन है वो आप सबको पता लगे और आप उससे अवेयर हो। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो है सीसीपीए रोल कंसर्निंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरिंग एंड सर्च एंड सीजर ऑपरेशन शुड बी क्लियरली आउटलाइन इन मैटर्स सच एज प्रोडक्ट रिकॉल्स, अपील्स। तो ये सारी चीजें ना मेंशन होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाए। Enlisting duties. Regulation can explicitly mention consumer duties to guide to ensure a responsible consumption ecosystem। और जो कंज्यूमर है उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज है ताकि वो ना अच्छे से उसमें सारी चीजें मेंशन रहनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनता है कि जो कंज्यूमर का राइट है आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो अच्छा रहेगा। For example, Jamaican government recognizes both right and duties of consumer and publishes these on their official website। तो ये क्या है ना, जैसे जमाइकन गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है या कुछ भी, तो कंज्यूमर का राइट क्या है और ड्यूटीज क्या है वो सारे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है कि अगर कंज्यूमर के साथ कोई दिक्कत हो रहा है तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं। और कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको है ना सावधानी से उसको डिस्पोज करना है। और आपको जैसे बहुत सारी चीजें चल गई हैं, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं प्लास्टिक का होता है, तो कि आपको अच्छे से डिस्पोज करना है, या ग्लास का है या शीशे का कोई सामान है तो उसको भी आपको केयरफुली डिस्पोज करना है। और उसके लिए एक डस्टबिन का भी बना है, ब्लू डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन और लिक्विड वाला, या फिर है ना जो सेमी लिक्विड, ये सारे जो सेपरेशन है तो वो जो कंज्यूमर जो यूज कर रहे हैं ना तो उनको केयरफुली जो उनकी ड्यूटीज है उनको भी अच्छे से निभाने की जरूरत है। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। हाँ, तो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। रिसेंटली, अब ये न्यूज में क्यों है ये भी देखते हैं। रिसेंटली इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट स्टेट हैव रिजेक्टेड नियरली 40% ऑफ द लैंड क्लेम्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। अभी जो स्टेट ने क्या किया है, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो भी लैंड आता है उसको 40% डिनाई कर दिया है और रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अभी देखते हैं क्या कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। Before the enactment of this act, earlier act did not recognize the symbiotic relationship of scheduled tribes with the forest and their dependence on the forest। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप है कि दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों एक दूसरे की ड्यूटीज में और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें मिलके हेल्प करते हैं एक दूसरे का।
तो ये जो एक्ट आने से पहले ना शेड्यूल कास्ट जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं और जो फॉरेस्ट का जो रूल रेगुलेशन है ना उस पे कोई वो नहीं डिफाइन नहीं था कि कैसे एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो लोग फुलफिल करेंगे। लेकिन अभी जब उसके बाद आ गया तो सेक्शन 3 clause 1 and sub clause A of Forest Right Act recognizes the right of the forest dwellings, tribal communities, and other traditional forest dwellers (OTFD) to hold and live in the forest land for habitation और फॉर सेल्फ कल्टीवेशन फॉर लाइवलीहुड। तो इसमें क्या है, ये जब आया ये सेक्शन 3 तो उसमें बताया गया कि ये जो आपका जो ड्वेलिंग है, ट्राइबल कम्युनिटी जो रह रहे हैं या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो कैसे रहेंगे वहां पे, और ये जो फॉरेस्ट लैंड है और हैबिटेशन है या फिर जो वहाँ की सेल्फ कल्टीवेशन है और लाइवलीहुड के लिए वो लोग जो अपना जो वहाँ पे भरण पोषण या फिर यापन कर रहे हैं तो उनका क्या क्या रोल है, तो ये सब उसमें जो डिफाइन किया गया है। और टाइप्स ऑफ राइट्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ FRA एक्ट, और उसमें राइट कौन कौन सी दी गई है वो भी देखते हैं। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट जो राइट टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट लेट अंडर द इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन और सेल्फ कल्टीवेशन फॉर लाइवलीहुड। अब ये इंडिविजुअल है, जैसे बहुत सारे लोग वहीं पे खेती करके या बहुत सारे प्लांट्स है तो प्लांट्स में भी जैसे कि शीशम का हो गया जो ट्री है तो उसके लिए वो लोग वहीं पे रहते हैं और पेड़ वगैरह काट करके उनको बेचना और जो अपना ऑक्यूपेशन करते हैं तो ये उनके लिए राइट दिया गया हुआ है। और दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, seek to restore all customary usufruct right of forest dwelling communities। तो ये सारी राइट उनको जो ये है ना कम्युनिटी के लिए, ये जो कस्टमरी ट्रेडिशनल राइट है उनका जो पहले से दिया हुआ है वो है। अब देखते हैं, इट विल बी विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप क्लासिफिकेशन एंड साइज ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो पहले का जो ट्रेडिशनल राइट था या कस्टमरी बाउंड्रीज था जो गांव का था, और जिसपे जो लोग पहले क्या था कि जो जहाँ रह रहा है वो वहीं का मालिक है, वहां पे कोई डिटेल नहीं था कि हाँ आपका ये जगह नहीं है, अगर यहाँ पे आप खा रह क्यों रहे हैं, आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं। और उसमें ये भी डिफाइन नहीं था कि किसका कितना जगह है, जो जहाँ पे रह रहा है जिसने अपनी बाउंड्री बना लिया है तो वो उसका ही जगह हो गया। तो पहले कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं था कि आपको इतना ही जगह मिलेगा। और ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट, राइट ऑफ ओनरशिप एक्सेस टू कलेक्ट यूज डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच हैव बीन ट्रेडिशनली कलेक्टेड विद इन और आउटसाइड विलेज बाउंड्रीज। तो ये सारी चीजें है ना कि आपको ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट है उसमें ये राइट दिया गया है ऑनरशिप का, कि आप वहां पे रहते हैं, जो आप जो वहां पे फॉरेस्ट से आप कलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं या फिर फेंकते हैं, तो वो सारी जो राइट दी हुई है जो पहले भी था ट्रेडिशनली कलेक्टेड विद इन और आउटसाइड द विलेज बाउंड्रीज, तो वो जो बाउंड्रीज के अंदर में जो वो लोग रहते थे तो ये सारी राइट है वहां पे। अभी नोडल एजेंसी क्या है, एज पर द एक्ट responsibility for implementation of the act lies with the state government और यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पे मार्क करने वाली बात है कि ये जो नोडल एजेंसी है ना शेड्यूल कास्ट का, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन का जो राइट वो देता है वो किसके अंदर आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, ये सेंटर के अंदर नहीं आता है। तो इसका देख रेख कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब देखते हैं कि रोल ऑफ ग्राम सभा क्या है। द ग्राम सभा इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ। तो ये जो राइट दी गई है इंडिविजुअल के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए, तो इसका जो है ना वो अथॉरिटेटिव किसको माना गया है, ग्राम सभा। ग्राम सभा ही उसको डिटरमाइन करेगा, उसका नेचर क्या है, इस एक्ट का एक्सटेंट है, उसको कैसे यूज किया जाएगा, तो उसका अथॉरिटी किसको मिला है, ग्राम सभा को। अब लैंड टाइटल्स, कि लैंड कैसे बांटा जाए और किसका कितना वो है कि कौन कैसे रूल करेगा या फिर किसको कितना देना है। तो एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी ऑन द लैंड, हाउ एवर क्लेम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 हेक्टेयर्स। तो ये जो लैंड है ना तो ये 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। लैंड टाइटल गिवन अंडर द FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट इज लीगल टाइटल। तो ये जो है ना लैंड जो टाइटल है वो FRA के तहत जब मिलेगा तो वो लीगल टाइटल हो जाएगा। और लैंड राइट कंफर्ड बाय द एक्ट वेयर
हेरिटेबल, सेक्शन 4 क्लॉज 4 ऑफ एफआरए बट नॉट ट्रांसफरेबल और एलिनेबल। कहने का मतलब ये जो लैंड आपको राइट मिल गया है वो आपका हेरिटेबल है कि वहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ मिल गया है तो आप कहीं अलग जगह जाएं और आप वहां पे भी अपना वहीं पे राइट मानने लगे कि नहीं यहाँ पे भी मुझे 4 हेक्टेयर अपना चाहिए और क्योंकि हमको लैंड टाइटल मिला है तो हम दूसरे जगह जाके भी उतना अपना लैंड लेंगे, वैसा नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा एलिनेबल कि दूसरे लोग आए और उस जगह पे रहने लगे और बोले कि मुझे वहां पे लैंड टाइटल चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। बाहरी लोगों को भी अलाउ नहीं होगा वहां पे। और डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर लोकल डेवलपमेंट राइट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स और डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये जो है ना, और इस लैंड में जो लोकल लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, डिस्पेंसरीज बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रिविलेज करवाई गई है वहां पे। अब देखते हैं, ऊपर में एक पार्ट छूट गया था, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये जो बनाने का, कि ग्रेव लीगल राइट्स टू लैंड क्लेम्स ऑफ एफडीएसटी और ओटीएफडी। तो ये जो है ना लीगल राइट देने के लिए बनाया गया है। और राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज है, और जो भी है ना, जो कम्युनिटीज जो नोमैड्स होते हैं, जो यहाँ वहां से जितने कम्युनिटीज है वो यहाँ से वहां अलग जगह जाते हैं, तो उनका भी एक डिफाइन करना होगा राइट। और जो वहां पे जो लोकल हैं जो वहीं रह ही रहे हैं तो उनका, और जो नोमैड्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा और उनके बीच का क्या राइट डिफरेंट रहेगा, ताकि जो वहाँ के जो लोग हमेशा ट्रेडिशनली और जो सालों साल से रह रहे हैं उनको थोड़ा अलग प्रिविलेज दिया जाएगा। तो ये भी डिफाइन किया गया है। कम्युनिटी राइट्स के और राइट्स ओवर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड। अब ये कम्युनिटी राइट्स को और जो राइट जो मिला गया है वहां पे कॉमन प्रॉपर्टी है उनको कैसे, जैसे वहां पे कॉमन प्रॉपर्टी, एक तो आपको खुद का लीगल राइट मिल गया जिससे आप अपना ओन कर सकते हैं कि ये हमारी चीजें हैं। दूसरा जो कॉमन प्रॉपर्टी हो गया कि जैसे ये जंगल होता है तो बहुत सारे जंगल वो सबका है, सब लोग वहां पे जा सकते हैं, जो भी चीजें हैं उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको आप है ना खुद का वो कोई भी नहीं कह सकता है कि ये हम इसको ओन करते हैं, ये हमारे वो क्षेत्र में आता है या हमारा इसका बाउंड्रीज है। तो ये भी डिफाइन किया गया है। राइट ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कि डेवलप लैंड को भी कैसे उसको देख रेख करना है या फिर उसके डेवलपमेंट में क्या क्या जरूरतें चाहिए, तो वो भी राइट प्रोवाइड किया गया है। राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये भी कि बायोडाइवर्सिटी आपका राइट क्या है और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो सब का भी राइट का डिफाइन किया गया है। देखते हैं। और एक चीज है, ये जो डोंगरिया कोंद आदिवासी है, डोंगरिया कोंद आदिवासी यूज्ड एफआरए इन 2013 टू प्रोटेक्ट देयर सेक्रेड लैंड इन द नियामगिरी फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा एंड रिजेक्टेड द वेदांतास बॉक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट। अब ये जो है ना वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है और ये जो आदिवासी हैं तो वो वहाँ पे जो नियामगिरी फॉरेस्ट है उसको वहाँ के लोग है ना प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि स्टेट में वहां पे वेदांतास बॉक्साइड का माइनिंग करवाने का वो टेंडर दिया था, तो इससे उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया था कि ये हमारा फॉरेस्ट है, अगर यहाँ पे माइनिंग बना तो हमारे फॉरेस्ट को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था। Earlier in Odisha Mining Corporation versus Union of India 2013, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट ग्राम सभा ऑफ रीजन विल डिसाइड अबाउट द प्रोजेक्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ग्राम सभा वहां पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है ग्राम सभा को ही अथॉरिटेटिव राइट मिला हुआ है कि वो इनिशिएट करे, प्रोसेस करे या डिटरमाइन करे कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी जो फॉरेस्ट राइट है वो वहां पे डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे वही डायरेक्ट किया कि ग्राम सभा डिसाइड करेगा कि वहां पे ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो फिर वो प्रोजेक्ट बनेगा, नहीं तो वहां पे नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं 3 टायर अप्रूवल प्रोसेस क्या है। तो ग्राम सभा इज द प्राइमरी अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द होल प्रोसेस बाय रिसीविंग वेरीफाइंग द क्लेम्स। तो अगर ये जो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्लेम होता है तो वो ग्राम सभा ही टैकल करती है, क्योंकि उसको प्राइमरी अथॉरिटी उसी को मिला है। एग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम द resolution of the gram sabha may file a petition to the subdivision level committee। ठीक है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ एसडीएलसी में फाइल पिटीशन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। और अगर कोई सा भी डिसीजन में अगर कोई किसी को दिक्कत लगता है तो वो लोग क्या है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी में।
और डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो ये है कि ये लोग अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो वो फाइल करेंगे अपना डिसीजन लेवल कमिटी पे, और डिसीजन लेवल कमिटी जो भी है ना वो फैसला सुनाएगी, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा एक तो, और बाइंडिंग भी होगा कि अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन दे दिया है तो वही फाइनल माना जाएगा, फिर उससे आपको चेंज नहीं कर सकते। ये शेड्यूल एरियाज इन एक्ट मींस द शेड्यूल एरियाज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है शेड्यूल एरिया का मेंशन है आर्टिकल 244 में। और जो प्रोटेक्टेड एरियाज है जो एप्लीकेबल इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स, तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में भी, कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या टाइगर रिजर्व है वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं। तो उसमें ना किसी का भी ये, क्योंकि ये कोर एरिया में आता है, जब हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक तो है ना पेरीफेरी होता है, फिर एक तो मेंटल होता है, और इसके अंदर एक कोर होता है। तो कोर एरिया में आता है तो वो हाईली सिक्योर्ड होता है, तो इसीलिए वहां पे गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब देखते हैं कि कंसर्न्स क्या क्या है। कंसर्न्स रिलेटेड टू द एक्ट, जो लैंड क्लेम्स रिलेटेड document of proof. Many IFR claims were rejected because application did not provide adequate documentary evidence of this use of the land. तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनली जो लोग वहां पे रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कि रह रहे हैं अपना बाउंड्री खींच लिया है, क्योंकि लैंड का कोई डेफिनेशन ही नहीं था कि कौन कितना रखेगा। अभी जब बाद में जब राइट आई तब सबका हुआ कि 4 हेक्टेयर्स आप रख सकते हैं, जो लैंड टाइटल मिला। तो इसीलिए किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके कारण दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ FRA टू क्वालिफाई द FDST मस्ट बी शेड्यूल ट्राइब इन द एरिया वेयर द राइट इज क्लेम्ड। तो अगर जो भी राइट वहां का क्लेम किया है आप वहीं के होने चाहिए, जो शेड्यूल ट्राइब है आप वहीं के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर का आके और वो राइट मांग रहा है। primarily resided in forest or forest land prior to 3/12/2005। और ये मेंशन किया है क्या कि आप है ना जो ये 2005 से आप वहां के जो है आप वहां पे रहने चाहिए, और वहां पे आप सालों साल से रहते आ रहे हैं तभी आपको वो राइट मिलेगा। डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स। और ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या जरूरत है, उसी हिसाब से आपको जो ये लैंड का आप जो क्लेम कर रहे हैं ना फिर वो मिलेगा आपको। दूसरा, inconsistency in acreage claimed and acreage allotted। For example, as per the World Bank report, in Narmada district, Gujarat, around 70% claimants reported that IFR claim was approved for lesser acreage। तो ये जो acreage का जो उनका जो क्राइटेरिया बना हुआ है, तो जो लोग वो डिमांड कर रहे थे कि हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसमें से जो 70% थे वो उस जो भी आपका जो रिपोर्ट के तहत जो भी आपको क्लेम करने का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको था कि हम ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए। और लो अवेयरनेस, द ग्राम सभा विच इनिशिएट द वेरिफिकेशन ऑफ FDST या OTFD क्लेम आर लो ऑन अवेयरनेस अबाउट हाउ टू डील विद देम। अब बहुत सारे लोग जो वहां पे रह रहे हैं उनको इस चीज का अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे हमें वेरीफाई करवाना है, या फिर हम जो चीजें यूज कर रहे हैं या जो हमारा मुझे राइट दिया गया है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। Analysis of Forest Right Act implementation in Jammu and Kashmir between September 2021 and May 2023 highlighted that more than 92.57% of the rejected claims have been declined by Gram Sabha only। अभी क्या है कि ये जो हुआ था जम्मू कश्मीर में सितंबर 2021 को और मई 2023 में, तो ये 92.57 जो वो लोग क्लेम कर रहे थे तो उसको सीधा सीधी ग्राम सभा से ही वो रिजेक्ट कर दिए गए। Also, the local being illiterate living in remote areas or FDST or OTFD do not know the appropriate procedure for filing claims। अब किसी को जो वहाँ के जो रीजनेबल लोग हैं जो वहाँ पे रह ही रहे हैं सालों से, जो ऑथेंटिक लोग हैं, तो उनको भी अपने राइट्स का कैसे फुलफिल करना है उनको अपने बारे में पता ही नहीं है, उनको राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो जो रिमोट एरिया में रहते हैं तो उनको भी अवेयर करवाने की जरूरत है ताकि उनको पता लगे। और अदर कंसर्न्स क्या है, फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट, मिसयूज ऑफ ग्राम सभा फॉर अप्रूवल ऑफ इनएलिजिबल क्लेमेंट एंड रेगुलराइजिंग एनक्रोचमेंट मेड आफ्टर 13/12/2005 कट ऑफ डेट ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये जो है कि जैसे बहुत बार क्या करता है ग्राम सभा भी जो अप्रूवल है, जो वहाँ के लोग हैं जो रहने वाले, तो जिनको क्लेम मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल पाता, और बहुत बार जो मिसयूज भी हो जाता है उसकी वजह से।
When the application get rejected, applicant file an appeal and the case drag on for years and remains encroached. तो ये क्या कहते हैं कि जो एप्लीकेशन वो लोग जब डालते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो वो फाइल जो अपीलिंग में बहुत सारा टाइम चला जाता है, और ये जो केस होता है उनका वो सालों साल तक खींचा चला जाता है, जिसके कारण है ना वो लोग जो बेनिफिट उठा सकते थे उस वक्त वो नहीं उठा पाते। Violation of Forest Right Act provision. Earlier titles were randomly issued in the name of JFM committee और पंचायत बॉडीज। पहले क्या था कि जब ये ग्राम सभा और ये जो टाइटल्स और एक्ट नहीं थे और इतना पर्पसफुली वर्क नहीं करते थे, तो ये जो रैंडमली किसी को भी टाइटल कर दे दिया जाता था, और जेएफ कमिटी के तहत और पंचायत बॉडीज के तहत, तो इससे भी बहुत सारी दिक्कत होती थी कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उनका भी बहुत सारा वायलेशन हुआ है इसी वजह से। और फॉर एग्जाम्पल CFR टाइटल्स वेयर इशूड टू 10 villages in Deori तालुक ऑफ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र शोर दैट द DLC, ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी था, हैड इशूड टाइटल्स इन द नेम ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूट ऑफ द ग्राम सभा। अब ये जो है ये 10 गाँव का जो देवरिया तालुक ऑफ गोंडा का था, तो वो जो इशूड, जैसे डीएलसी क्या करती है वो सारा सर्टिफाइड करती है या डिसीजन देती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं दे पाई, वो ग्राम सभा की ड्यूटी थी, लेकिन पंचायत ने उसकी जगह पे पंचायत ने दिया। और ये भी एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ग्राम सभा को हर चीज़ में बढ़-चढ़ के, क्योंकि ऑथोरिटेटिव टाइटल उसको दिया गया है, तो उसी को इफेक्टिवली काम करना चाहिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एज पर द एक्ट SLC और DLC जो स्टेट लेवल कमिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है, एंड द स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल अफेयर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो एक कोऑर्डिनेशन भी बना के रखना चाहिए, जो भी स्टेट के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, या फिर जो मॉनिटरिंग कमिटी है, उनको भी आपस में मिल करके एक जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो रेवेन्यू देने का काम करती है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना चाहिए, और जो फॉरेस्ट एंड जो ट्राइबल अफेयर्स है स्टेट गवर्नमेंट के, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, जो भी काम, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा नेटवर्किंग स्ट्रांग होता है, तो काम है ना आपका रुकता नहीं है। और जो रेवेन्यू का भी है, जो बहुत सारे रेवेन्यू वाली चीज़ें हैं, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा, तो ये जो फंड आने में भी दिक्कत होता है, और बहुत सारे जो काम है वो फंड नहीं आने के कारण वो रुक जाता है। और उसके हाउएवर दे लैक कोऑर्डिनेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। तो बहुत सारे स्कीम या फिर पोर्टल होते हैं, या फिर जो लोगों के लिए बहुत सारी जो बेनिफिशियल स्कीम्स है, अगर फंड नहीं आने की वजह से वो सब भी रुक जाता है। Destruction of forest and wildlife. Environmental conservationists raised concern that FRA Act, due to its land rights and minor forest produce use, might affect the biodiversity of the forest. Or in several cases, trees on the forest land are chopped and claim are made under Forest Right Act। अभी क्या है कि और उसकी वजह से जो प्रॉपरली या इफेक्टिवली काम नहीं होता है, तो जो फॉरेस्ट का मिसयूज भी हो जाता है, कि जैसे पेड़ काट लेना, या फिर बहुत सारे जो वहाँ के प्रोडक्ट हैं, या फिर जो है वो ट्री हो गए, या फिर फ्रूट्स हैं, या फिर वहाँ पे जो बहुत सारे हैं ना पेड़ों का, या फिर उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन भी होता है, जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनका भी जो क्रॉचिंग करना, या फिर एनिमल और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बहुत सारे जो है ना एनिमल के द्वारा ह्यूमन मार दिए जाते हैं, या फिर बहुत सारे ह्यूमन मिलके वहाँ जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको मार देते हैं, तो वो जो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो उसके कारण से ये सारी दिक्कत भी झेलनी पड़ती है। अब देखते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। Issuing directives to a state. Under the FRA Act, center can issue directive to a state to ensure a review exercise in line with the law in case of such a high rejection rate of claims। ये जो FRA एक्ट है, तो सेंटर को इशू करना चाहिए ऐसा डायरेक्टिव्स कि जिससे स्टेट जो है ना इंश्योर करे कि वो अपने काम को वो टाइम टू टाइम है ना और रिव्यू करती रहेगी, कि अगर कोई भी अगर केस आता है तो उसको जल्दी से जल्दी रिव्यू करके उसको इफेक्टिवली प्रोग्रेस में लाया जाएगा। लर्निंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट मो जंगल जामी योजना implementation of the scheme will provide ownership of land and access to forest resources to the beneficiaries। अब ये ना हमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट से सीखना चाहिए, कि उन्होंने जैसे कि ये जो योजना बनाई, और फिर जो भी ओनरशिप और जो अथॉरिटी जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, और जो बेनिफिशियली जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कर दिया गया, ओनरशिप दे दिया गया, तो ये सब हमें सीखने की ज़रूरत है।
अवेयरनेस जनरेशन जो है अमॉन्ग ग्राम सभाज, फॉरेस्ट राइट कमिटी और आईएफआर, सीएफआर और क्लेमेंट एफआरए एंड इट्स रूल रेगुलेशन नीड टू बी इम्प्रूव्ड। और जितने भी जैसे कि बहुत सारी जगह पे ग्राम सभा भी लैक करती है, मिसयूज करती है वो अपने पावर का, तो वो नहीं करना चाहिए, अवेयर करवाना चाहिए। जो फॉरेस्ट राइट कमिटी है उन सबको भी अवेयर एक तो रहना चाहिए, और बाकी जो वहाँ के पीपल हैं उनको भी अवेयर करवाना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्राम सभा, as gram sabha is the primary authority of approval, there is a need to improve capacity through training and effective use of local bureaucracy। तो उनको क्या है, उनको जब ये प्राइमरी अथॉरिटी मिला है तो उनको इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी अवेयर करवाएं, उनका ट्रेनिंग करवाएं, और जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रांग रखें ताकि वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। और इन्वॉल्विंग मार्जिनल सेक्शन लाइक वेमेन, इंक्रीजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये सारे जो जैसे वेमेन को भी स्ट्रांगली अवेयर करना चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहिए, या फिर जो रोल है सिविल सोसाइटी का तो वो भी इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए ताकि वो अपना काम बहुत एफिशिएंटली और अकाउंटेबल होकर के वो करें। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखने देते हैं, और बाकी का जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग इसी तरह से आप ये देखिए और इस पे अपना कमेंट बनाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये जो है फॉरेस्ट ट्राइब का तो वो आपके सोसाइटी में भी आता है, और सोशल जस्टिस में भी आता है, और आपके जैसे ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देख सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी जैसे फॉरेस्ट राइट ये सब पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, और सेक्शन पे आ रहा है, आर्टिकल्स पे आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ये सब आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते